Hello friends, this is Ashish sir from Ashish Private Tutorial. Today we are going to see economics instead of BK. गए लेक्चर में अपन ने BK देखे, आज अपन इकोनॉमिक्स देखेंगे. दिस लेक्चर इज बेस्ड फॉर 12th स्टैंडर्ड. 12वीं कॉमर्स के बच्चे लोग के लिए ये यूज़फुल होगा. पहले वीडियो देखने से पहले ही मन में ठान लीजिए लेक्चर विल बी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आएगा, एकदम इजी है, तो डरने की कोई बात नहीं है. मैं स्टार्ट करता हूँ. इकोनॉमिक्स का थर्ड लेसन दैट इज डिमांड एनालिसिस. ये टॉपिक को हम कवर करेंगे, डिमांड एनालिसिस को. तो आप सभी ने वीडियो को पूरा देखना है. तो जैसे कि मैंने बताया, दिस टॉपिक इज़ वेरी यूजफुल फॉर द 12th स्टैंडर्ड. आपको ये वीडियो देख के ये लेसन पूरी तरह से कंप्लीट आ जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट. जैसे कि बताया यहाँ पर डिमांड एनालिसिस. डिमांड एनालिसिस मीन्स व्हाट? स्टडी ऑफ डिमांड. डिमांड के बारे में स्टडी करेंगे, उसी को अपन बोलते हैं डिमांड एनालिसिस. तो सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि एक प्रोडक्शन चेंज, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है. डिस्ट्रीब्यूशन चेन जिसमें आता है पहले प्रोड्यूसर, फिर होलसेलर, देन रिटेलर, देन गुड्स गोज टू द फाइनल कंज्यूमर. अब आप सोचेंगे सर ये क्यों बता रहे डिस्ट्रीब्यूशन चेन अपने को? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चेन अपने को सर क्यों बता रहे? तो उसके लिए भी बताऊंगा, क्योंकि जो अपन टॉपिक कवर कर रहे दैट इज डिमांड एनालिसिस, वो किसके ऊपर बेस्ड है? कंज्यूमर के ऊपर बेस्ड है. नॉर्मली डिमांड करता कौन है? डिमांड इज डन बाय द कंज्यूमर. उसके लिए मुझे आप लोगों को सिखाना पड़ा कि डिस्ट्रीब्यूशन चेन में सबसे लास्ट में आता है कंज्यूमर. ये एंड यूजर रहता है, ये चीज़ों को इस्तेमाल करता है, और यही व्यक्ति क्या करता है? डिमांड करता है. तो इसके बारे में जानना अपने को ज़रूरी था. तो आज अपन स्टडी करेंगे डिमांड के बारे में. तो डिमांड कौन करता है? मैंने बोला नॉर्मली इज डिमांड इज डन बाय द कंज्यूमर. डिमांड करता कौन है? कंज्यूमर. अभी एक क्वेश्चन आप लोगों को आपके मन में ही ले लो कि डिमांड होता क्या है. तो हर कोई बोलेगा सर डिमांड मतलब कुछ पाने की इच्छा को अपन डिमांड बोल सकते हैं. यस, यू आर राइट, करेक्ट, आप सही हो. बट वो नॉर्मल सेंस में होगा. नॉर्मली अगर पूछा कि तुम्हारा डिमांड क्या है, कोई बोलेगा मुझे BMW कार चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए. ये तुम्हारा नॉर्मल सेंस में डिमांड कहा जाएगा. बट हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? वी आर स्टडिंग अबाउट द इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स में सिर्फ डिजायर होने से डिमांड नहीं होता, कुछ चीज प्राप्त करने की इच्छा होने से डिमांड नहीं होता. तो अपने को इकोनॉमिक्स टर्म्स में पढ़ना है व्हाट इज डिमांड. ठीक है, व्हाट इज डिमांड. तो वो 2 मिनट के लिए आप लोग देख लो कि ये डिमांड होता क्या है. इन कॉमन लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? डिमांड इज अ डिजायर. कॉमन लैंग्वेज में, साधारण भाषा में डिमांड को क्या बोलेंगे? डिजायर बोलेंगे. ठीक है, इन कॉमन लैंग्वेज डिमांड इज अ डिजायर. जैसे कि मैंने बताया कि तुम्हारा डिमांड क्या है, तो तुमने बोला किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को ये चाहिए, कुछ मीन्स हर किसी का कोई कोई डिजायर होता है. तो उस कॉमन लैंग्वेज में अपन डिमांड को डिजायर बोल सकते हैं. बट इन इकोनॉमिक्स अपन सिर्फ डिजायर को डिमांड नहीं बोल सकते, क्योंकि जब अपन इकोनॉमिक्स में आते हैं तो वो किससे जुड़ जाता है? इकोनॉमिक्स रिलेट्स विथ मनी, मनी से जुड़ जाता है. सो सिर्फ डिजायर होना मतलब ही डिमांड नहीं होता. डिमांड होने के लिए तुम्हारे पास डिजायर होना जरूरी है, ये फर्स्ट कंडीशन है. सेकेंडली तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? मनी. मनी मतलब क्या होता है? परचेसिंग पावर, खरीदने की क्षमता. और खरीदने की क्षमता के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए? विलिंगनेस टू पे करने की भी इच्छा होनी चाहिए. बराबर. तो इकोनॉमिक्स में तो डिमांड का डेफिनेशन क्या होगा?
डिमांड इज अ डिजायर backed by ability and willingness to pay। ये होगा तुम्हारा इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स में देखा जाएगा तो डिमांड होने के लिए तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए। फिर दिया बैक्ड बाय मतलब क्या होता है, सपोर्टेड बाय। डिजायर के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, एबिलिटी मतलब क्या होता है, परचेसिंग पावर। खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए आपके पास, परचेसिंग पावर। एंड सिमिलरली लास्ट में क्या बोला है, विलिंगनेस टू पे करने की भी इच्छा होनी चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन अपना सेटिस्फाई होगा तो ही अपन क्या बोल सकते हैं, इसे डिमांड बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया इन कॉमन लैंग्वेज डिमांड इज अ डिजायर। कॉमन लैंग्वेज में डिमांड क्या होता है, डिजायर होता है। बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड इज अ डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। मतलब डिमांड होने के लिए तीन चीज का होना जरूरी है। पहला है डिजायर, इच्छा, खरीदने की इच्छा। दूसरा परचेसिंग पावर, खरीदने का पावर, दैट इज मनी। एंड तीसरा विलिंगनेस टू पे, खरीदने के बाद पे करना जरूरी है, वरना लिया उठाया और भाग गए, चोर कहलाओगे। इट्स नॉट अ डिमांड, बराबर कि नहीं। मीन्स खरीदने के बाद आपको क्या होना चाहिए, पे करने का भी इच्छा होना चाहिए। तो अपन देखते हैं आगे। यहां तक आप लोगों को, सब लोग को क्लियर हो गया रहेगा, आई थिंक सो। आप लोग सब समझ गए रहोगे। ओके, बैक टू द टॉपिक। तो मैंने बताया इकोनॉमिक्स में डिमांड होने के लिए क्या जरूरी है, डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी टू परचेज प्लस विलिंगनेस टू पे। तो यहां पर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा तो आपको बताना पड़ेगा वो डिमांड है या नहीं करके। तो पहला एग्जांपल लेता हूं। आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ बेगर। बेगर मतलब होता है गरीब व्यक्ति होता है जो आपके सामने कभी पैसा मांगने के लिए खड़ा हो जाए। मुझे दूसरा शब्द यूज करने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो गरीब व्यक्ति है, वो अपना पेट पालने के लिए दूसरों से मांग के खाता है। अब एक बेगर का डिजायर है कि उसको एक बंगलो चाहिए, 100 करोड़ का उसको एक बंगलो चाहिए। क्या उसके इस डिजायर को अपन डिमांड बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उसके पास डिजायर है, विलिंगनेस टू पे भी है, पर क्या नहीं है, परचेसिंग पावर मिसिंग है। मतलब मेरा बोलने का मतलब डिमांड होने के लिए तीनों होना जरूरी है। इनमें से एक भी चीज गायब है तो उसे डिमांड नहीं कहलाएगा। तो समझ में आया? अ बेगर डिजायर टू बाय अ बंगलो इज नॉट ए परफेक्ट डिमांड बिकॉज he may be desired to buy the bungalow, he may be willing to pay for that bungalow, but he may not be having sufficient money to purchase that bungalow. So a beggar desire to buy a bungalow is not a perfect demand. Got the point? Similarly, I am taking the second example. मैं दूसरा example ले रहा हूं. A miser desired टू बाय अ BMW कार। आप लोगों को पता रहेगा BMW कार करोड़ों में जाते हैं, नॉमिनल भी है पर महंगे कार होते हैं ये। एक माइजर मतलब होता है कंजूस। एक कंजूस को क्या खरीदना है, BMW कार खरीदना है। तो उसका डिजायर को अपन डिमांड बोल सकते हैं क्या? माइजर मतलब क्या होता है पता है ना, कंजूस होता है। कंजूस के पास पैसा होता है पर क्या है, वो खरीदना नहीं चाहता। मतलब पैसा है उसके पास बट क्या पैसा पे करना नहीं चाहता, विलिंगनेस उसमें एब्सेंस रहती है। तो यहां पर माइजर के केस में क्या हो रहा है, वो डिजायर कर रहा है, उसको BMW कार खरीदना है, उसके पास एबिलिटी भी है, पैसा भी है। कंजूस उसी को भी बोला जाता है जिसके पास पैसा होता है, बाकी एक गरीब को कंजूस नहीं बोलते। ठीक है, तो उसके पास एबिलिटी टू परचेज भी है बट उसके पास क्या नहीं है, विलिंगनेस टू पे नहीं है। तो यहां पर एब्सेंस किसका हो रहा है, विलिंगनेस टू पे। तो अपन बोल सकते हैं अ माइजर डिजायर टू बाय अ
BMW car is not a perfect demand. Why? Because he is not willing to pay for that commodity. वो commodity के लिए पे करने के लिए इच्छुक नहीं रहेगा. Got the point? तो आप लोगों को डिमांड का डेफिनेशन समझा. तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बोला जाता है डिमांड इज अ डिजायर, डिमांड इज अ डिजायर. सिंपल कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है. जैसे रास्ते में कोई पूछा डिमांड मतलब क्या है, तो तुम बोल सकते कोई भी चीज़ की मांग को अपन डिमांड बोल सकते हैं. ये ऑर्डिनरी लैंग्वेज है. बट अपन जब इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे तो डिमांड होने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है. डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस विलिंग ability to purchase and willingness to pay. In short, demand is a desire backed by ability and willingness to pay. जब ये तीनों चीज एक साथ में क्लब होंगे तो ही अपना क्या होगा, डिमांड डेफिनेशन बनेगा. गॉट इट? ठीक है, यहां तक तो अपन पढ़ लिए. नाउ वी विल प्रोसीड टू द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. ये है डिमांड के डिटर्मिनेंट्स, मतलब ये वो फैक्टर है जो डिमांड को बढ़ाते और घटाते. ठीक है, जैसे कि मुझे पता है आप कंज्यूमर होके सोचो, क्योंकि ये टॉपिक तुम्हारा कंज्यूमर बेस्ड है, तो ये टॉपिक पढ़ते वक्त आपको खुद को कंज्यूमर बनाना पड़ेगा. आप अगर कंज्यूमर रहोगे तो तुम्हारा डिमांड कैसे बढ़ेगा या घटेगा, कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को बढ़ाते घटाते हैं, कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये कौन से डिटर्मिनेंट्स है जो डिमांड के ऊपर इफेक्ट डालते हैं. दे आर कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. ये वो फैक्टर्स है जो डिमांड को बढ़ाते घटाते. अब क्या क्या चीज है जो डिमांड को बढ़ाते घटाते, एक एक करके मैं बताता हूं. पहला है, सबसे मेजर है प्राइस. प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जिसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा किसके ऊपर होता है, डिमांड के ऊपर. आप ही सोच लो, आप एक कंज्यूमर हो, आप दुकान में जाते हो, दुकान में देखते हो 10% डिस्काउंट, तो तुम क्या करते हो, ज्यादा खरीदते हो. और कहीं हाई प्राइस रहेगा तो क्या करते हो, डिजायर रहेगा तो फिर भी क्या करते हो. मैं अपना एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ. मैं अपने टाइम पे कॉलेज में जा रहा था, तभी मैंने देखा था एक शॉप पे जीन्स 100 रुपीज़ का 2 लिखा था, मतलब जीन्स फॉर 102, 2 जीन्स 100 रुपये का. तो मैं बहुत खुश हो गया, आई गॉट एक्साइटेड, और मैं भाग भाग के घर पे गया. दूसरे दिन मम्मी को बोला 100 रुपया दो, मैं 2 जीन्स लेके आता हूँ. दूसरे दिन जब मैं आया शॉप पे तो वहाँ पर देखा जो बोर्ड लगा था 100 रुपये में 2 जीन्स, उधर पे साड़ी का एक कपड़ा पड़ा हुआ था. तो वो आंचल थोड़ा हटा तो वहाँ पर मुझे दिखा 2 जीन्स 1000 रुपये का. तो मेरा जो डिमांड है वो क्या हो गया, गिर गया. यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो सिचुएशन क्या हुआ. जब प्राइस लो था तो डिमांड मेरा बढ़ गया, जब प्राइस कम था तो डिमांड मेरा बढ़ गया, और जब प्राइस हाई हो गया तो डिमांड मेरा क्या हो गया, घट गया. तो यही बोलना है कि प्राइस का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है किसके ऊपर, डिमांड के ऊपर. प्राइस का सबसे ज्यादा इफेक्ट है, तो जिसकी वजह से बोला जाता है कि प्राइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटर्मिनेट्स द डिमांड. हियर व्हेन प्राइस राइज डिमांड फॉल्स, एंड व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस. इट मींस देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. तो अपन बोल सकते हैं प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, इनवर्स. इनवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा. प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रहा है, प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है. सो देयर इज इनवर्स. इनवर्स मतलब ऑपोजिट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट फैक्ट. ठीक है, सेकेंड अपन देखेंगे. सेकेंड फैक्टर है तुम्हारा पॉपुलेशन. पॉपुलेशन भी डिमांड को इफेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल, इंडिया में ज्यादा पॉपुलेशन है और पाकिस्तान में इंडिया के मुकाबले कम है, तो किधर पे डिमांड ज्यादा होगा, यहाँ जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहां पर डिमांड ज्यादा होगा. बराबर. तो पॉपुलेशन भी इफेक्ट करता है किसके, प्रोडक्ट के डिमांड को, गुड्स एंड सर्विस के डिमांड को पॉपुलेशन इफेक्ट करता है. इफ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज मोर, अगर कोई देश में पॉपुलेशन की मात्रा ज्यादा है तो वहां पर डिमांड, गुड्स और सर्विस का डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगा. और जहां पर पॉपुलेशन कम है तो वहां पर गुड्स एंड सर्विस का डिमांड क्या होगा, कम होगा. सिमिलरली थर्ड पॉइंट देखेंगे.
इनकम। अब ये इनकम पॉइंट है। इनकम क्या है? इनकम मतलब होता है कमाई। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को 10,000 पगार था, मेरे बॉस ने मेरा पगार 20,000 कर दिया, तो मैं क्या करूंगा? मैं ज्यादा डिमांड करूंगा, मतलब ज्यादा खर्चे करूंगा ना। और समझो मेरा 10,000 पगार था और मेरा पगार अभी 5,000 हो गया, तो मैं क्या करूंगा? खर्चे को कम कर दूंगा। तो इनकम भी किसको इफेक्ट करता है? इनकम ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। व्हेन इनकम राइजेस, डिमांड ऑल्सो राइजेस। व्हेन इनकम फॉल्स, डिमांड ऑल्सो फॉल्स। सो income of the consumer also affect the demand for various goods and service. Now we can see the fourth, that is culture. कल्चर मतलब क्या होता है? संस्कृति। संस्कृति के वजह से भी बहुत सारी चीजों का, गुड्स का डिमांड बढ़ता घटता है। जैसे दिया इज मोर डिमांडेड ड्यूरिंग दिवाली, गुलाल इज मोर डिमांडेड इन होली, राखी इज मोर डिमांडेड इन रक्षाबंधन। तो ये कल्चर है। कल्चर का भी किसके ऊपर इफेक्ट होता है? कल्चर ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। कल्चर का भी क्या रहता है? सबसे ज्यादा इंपैक्ट रहता है गुड्स एंड सर्विस के डिमांड पे। ठीक है, कल्चर मतलब समझ गए आप लोग? संस्कृति। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब होता है वेदर। आप लोगों को पता है क्लाइमेट की वजह से भी बहुत सारे गुड्स का डिमांड बढ़ता घटता है। जैसे अम्ब्रेला इज मोर डिमांडेड ड्यूरिंग रेनी सीजन, वुलन क्लोथ्स इज मोर डिमांडेड इन विंटर, कोल्ड ड्रिंक्स आर मोर डिमांडेड ड्यूरिंग समर। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? अम्ब्रेला का डिमांड किसकी वजह से बढ़ रहा है? सीजन के वजह से। वुलन क्लोथ्स का डिमांड किसकी वजह से हो रहा है? विंटर के वजह से। मतलब सीजन के वजह से भी किसके ऊपर इफेक्ट होता है? डिमांड के ऊपर इफेक्ट होता है। क्लाइमेट के वजह से भी डिमांड के ऊपर क्या होता है? इफेक्ट होता है। गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट 6, फैशन। क्या देखेंगे अपन? फैशन। फैशन का भी किसके ऊपर इंपैक्ट होता है? डिमांड के ऊपर बहुत इंपैक्ट होता है। बीच में देखो, कोई पर्टिकुलर हीरो हीरोइन का नाम नहीं लेता मैं, एग्जांपल के लिए मैं बोल देता हूँ। हीरो हीरोइन लोग जब न्यू क्लॉथ्स वेयर करते हैं तो ऑडियंस में भी एक उत्साह होती है कि मुझे वो ऐसा फैशन वाला गुड चाहिए। बीच में देखो चालू आता फटेला जीन्स टाइप, तो लोग क्या करते थे? फटेला जीन्स ज़्यादा प्रिफर करते थे क्योंकि वो क्या था? फैशन था। और जब वो आउटडेटेड हो जाता है तो क्या हो जाता है? उसका डिमांड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो बोलने का मतलब है व्हेन अ कमोडिटी इज इन फैशन, इट्स डिमांड इंक्रीजेस, व्हेन इट गेट्स आउटडेटेड इट डिमांड्स फॉल्स। गॉट द पॉइंट? तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया ये सब चीज़। ये वो फैक्टर्स हैं जो डिमांड को बढ़ाते घटाते। ठीक है, तो मैं यहाँ तक ही बता रहा हूँ, बहुत सारे और भी फैक्टर्स है, बट मैं सिर्फ आप लोगों का आंसर का कंसेप्ट क्लियर करना चाहता था कि डिटर्मिनेंट्स मतलब होता क्या है। डिटर्मिनेंट्स वो फैक्टर होते हैं जो डिमांड को बढ़ाते और घटाते हैं। व्हाट द पॉइंट? तो ये आपका हो गया डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। आज अपन मेन खास करके जो वीडियो में बना रहा हूँ वो उसका मेन मुद्दा था, मेरे को इम्पॉर्टेंट लॉ लेना था। तो आज अपन इम्पॉर्टेंट लॉ को देखेंगे जो बोर्ड में कंपलसरी आंसर है आपके। 12th में हो आप लोग, अगर 12th में हो तो ये आंसर आपके लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो उस आंसर का नाम है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड एक थ्योरी है जो एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट ने लिखे थे, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने। इस थ्योरी के माध्यम से बताया गया है कि प्राइस और डिमांड का रिलेशन क्या है। ठीक है, तो इस थ्योरी को अपन देखेंगे। पहले तो है थ्योरी में पहला देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में दिस लॉ was introduced
by Professor Marshall, Alfred Marshall, sorry, Professor Alfred Marshall। तो बोला जाता है कि ये लॉ को किसने बनाया? दिस लॉ वॉज इंट्रोड्यूस बाय द क्लासिकल मतलब बहुत पुराने हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ये लॉ उन्होंने एक बुक में लिखा था। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल पब्लिश्ड in his book तो उन्होंने एक बुक लिखा था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या लिखा था उन्होंने? एक बुक लिखा था, उसका नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, उन्होंने उनके बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो उन्होंने पब्लिश किया था इन द ईयर 1890। ठीक है, तो बोला है दिस लॉ वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, पब्लिश्ड इन हिज बुक द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था, उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन से ईयर को? इन द ईयर 1890 को। ठीक है, इस लॉ में इन्होंने एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन किया? द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। In this law, he explains the relation between price and demand। ठीक है, ये लॉ में उन्होंने किसको एक्सप्लेन किया? द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ये तुम्हारा हो गया इंट्रोडक्शन। तो ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप सभी को पता चल गया कि ये लॉ किसने बनाया है। दिस लॉ वॉज मेड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन से बुक में? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो पब्लिश हुआ कभी? 1890 को। ये लॉ में क्या एक्सप्लेन किया गया है? दिस लॉ एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ओके, ठीक है। फिर जैसे प्रूव होता है हर स्टेटमेंट कि ये क्या प्रूव करना चाहते थे, तो उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखा। अल्फ्रेड मार्शल ने, बोलते ना कुछ चीज़ को प्रूव करना रहता है, तो वो क्या प्रूव करना है, तो उन्होंने बताया स्टेटमेंट ऑफ लॉ में क्या बताया? अदर थिंग्स remain constant, the relation between price and demand will be inverse। उन्होंने क्या बोला? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर को, जैसे था ना अपना पॉपुलेशन, इनकम, फैशन, वो सारे फैक्टर को क्या रखो? कांस्टेंट, दिमाग में लो मत। ठीक है, सिर्फ किसको देखो? प्राइस और डिमांड को जब भी देखोगे तो इनका रिलेशन अपने को हमेशा क्या मिलेगा? इनवर्स। इनवर्स मतलब क्या? जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, और जब प्राइस घटेगा तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। कंज्यूमर यही करता है, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटा देता है, और जब प्राइस घटता है तो डिमांड को बढ़ा देता है। तो वो यही चाहते थे एक्सप्लेन करने के लिए, बाकी सारे फैक्टर को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं और सिर्फ अपन प्राइस और डिमांड के बारे में स्टडी करेंगे तो हमको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? उनका रिलेशन इनवर्स रिलेशन ही मिलेगा। ठीक है, इन अदर वर्ड, when price rises, demand falls, and when price falls, demand rises। ओके, तो यहां पर दिया है इसका सिंपल मीनिंग। It means when price rise, demand falls, and when price falls, demand rises। It means
देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड का क्या है? इनवर्स रिलेशन। ये चीज को अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो यहीं पे दिया है स्टेटमेंट ऑफ लॉ में क्या बोला? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट मतलब क्या है? बाकी सारे फैक्टर को क्या रखो? कांस्टेंट रखो। और जब भी हम डिमांड और प्राइस के बारे में स्टडी करेंगे उनका रिलेशन अपने को क्या मिलेगा? इनवर्स मिलेगा। उसी तरह यहां पर बताया सिंपल वर्ड में, व्हेन प्राइस राइज डिमांड फॉल्स एंड व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइज, इट मींस देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ये था तुम्हारा क्या है? डिमांड का स्टेटमेंट। नाउ वी विल सी, ओके। तो अब यहां पर देखेंगे जैसे कि अपन ने क्या देखे थे? इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट। अब उसी के बेसिस से अपन डिमांड शेड्यूल देखेंगे। तो डिमांड शेड्यूल प्रूव करेगा कि प्राइस और डिमांड का रिलेशन क्या है? इनवर्स है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, एक तरफ मैंने लिया प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन रुपीज है और क्वांटिटी डिमांड इन केजीस है, ठीक है। जब प्राइस कितना था? 5 रुपया था, तो मैं कितना डिमांड किया? 10 केजी। 5 रुपये में मैं डिमांड कितना कर रहा हूं? 10 केजी। सिमिलरली जब प्राइस घट गया, कितना हो गया? 4 रुपीज, ठीक है। तो मैंने डिमांड क्या कर लिया? डिमांड मेरा बढ़ गया। देखो पहले 10 था, अभी कितना हो गया? 20 केजी हो गया, बराबर है। सिमिलरली जब प्राइस और घटा, 3 रुपया हो गया, तो डिमांड मेरा बढ़ गया, कितना हो गया? 30 केजी। जब प्राइस और घट गया, 2 रुपया हो गया, तो मेरा डिमांड कितना हो गया? 40 केजी। जब प्राइस और भी ज्यादा घट गया, 1 रुपीज हो गया, तो मेरा डिमांड कितना हो गया? 50 केजी। तो आप लोगों को देखने मिल रहा है जैसे जैसे प्राइस घट रहा है, जैसे जैसे प्राइस घट रहा है, डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 10, 20, 30, 40, 50, बराबर कि नहीं? तो जैसे जैसे डिमांड घट रहा है मेरा, सॉरी, जैसे जैसे प्राइस घट रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन द अबाउट डिमांड शेड्यूल व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज ₹5, द क्वांटिटी डिमांडेड इज 10 kg. When its price falls to 4 rupees, the quantity demanded rises to 20 kg. Again, when the price falls from 4 to 3, the quantity demanded rises from 20 kg to 30 kg. When price falls from 3 rupees to 2 rupees, the quantity demanded rises from 30 kg to 40 kg. And when the price become 1 rupee, quantity demanded is 50 kg. You can see in the table, when price falls, demand rises. And when you see from the bottom to up, नीचे से ऊपर जाओगे तो वही तुमको दिखेगा कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है? घट रहा है। So there is a inverse relation between price and demand. This can be shown in the graphical form. Graphical form में अपन क्या कर सकते हैं? इसको समझा सकते हैं। जैसे कि we have to take the help of the demand schedule. Demand schedule का help लेना पड़ेगा। First of all, we have to draw x-axis, the base one, जो नीचे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रहता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। और जो वर्टिकल सीधा खड़ा है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। देन वी टूक द फिगर फ्रॉम द डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल से अपन ने लिए प्राइस को 5, 4, 3, 2, 1, बराबर है। यहां से चालू होता है 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, यहां से। और यहां पर एक्स एक्सिस में लिया अपन ने क्या? क्वांटिटी डिमांडेड 10, 20, 30, 40, 50। ये सब कहां से मिला अपने को? डिमांड शेड्यूल से मिला, ठीक है। अभी डिमांड शेड्यूल के तरह ही अपन प्लॉटिंग करेंगे। व्हेन द प्राइस इज 5, जब प्राइस 5 रुपया था तो डिमांड कितना हुआ? 10। आप लोग देख सकते हो, मैं सिर्फ एक ही बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। व्हेन द प्राइस इज 5, क्वांटिटी डिमांडेड इज 10 kg। ओके, देख सकते हो, प्राइस 5, क्वांटिटी डिमांडेड। तो अपने को यहां पर एक क्या मिल गया? पॉइंट मिल गया, ठीक है। सिमिलरली व्हेन द प्राइस इज 4, क्वांटिटी डिमांडेड इज 20 देखेंगे यहां पर 4, 20 दोनों, शायद थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मेरा बोर्ड है उसके लिए आप लोग को यू हैव टू टेक द स्केल मेजरमेंट।
ओके, नेक्स्ट व्हेन द प्राइस इज 3 क्वांटिटी डिमांडेड इज 30, यहां पर ले लेता हूं ये व्हेन द प्राइस इज 2 क्वांटिटी डिमांडेड इज 40, यहां पर ले लेता हूं ये व्हेन द प्राइस इज 1 क्वांटिटी डिमांडेड इज 50, ठीक है, वी गॉट द पॉइंट, ठीक है। जब आप हम इन सब पॉइंट को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, वी विल गेट अ डाउनवर्ड मूविंग स्लोप, ये तुम्हारा बनेगा डी कर्व, मतलब क्या है ये, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कैसे स्लोप कर रहा है, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये डाउनवर्ड स्लोप कब होता है, जब क्या होता है, किसी का इनवर्स रिलेशन होता है तब, मतलब ऑपोजिट रिलेशन होता है तब। पॉजिटिव रिलेशन होगा तो अपवर्ड होता है और नेगेटिव रिलेशन होगा तो क्या होता है, डाउनवर्ड। तो यहां पर मैंने क्या किया, आई हैड टू क्वांटिटी डिमांडेड इन एक्स एक्सिस एंड प्राइस इन वाई एक्सिस, आई गॉट द पॉइंट ऑन द ग्राफ, ये पॉइंट मिल गया मुझे, ठीक है। व्हेन आई joined this point, I got a curve that is sloping downward from left to right. It means there is inverse relation between price and demand. तो ये प्रूव होता है कि प्राइस और डिमांड का रिलेशन क्या है, इनवर्स है। तो ग्राफ को आपको एक्सप्लेन करने आएगा इजीली। क्या लोगे तुम लोग, कैसे लिखोगे, इन एक्स एक्सिस वी रिप्रेजेंटेड क्वांटिटी डिमांडेड एंड इन वाई एक्सिस वी रिप्रेजेंटेड प्राइस, ठीक है। देन वी had put the figures from the demand schedule, demand schedule से अपन ने figures लिए, ये we got the point, we got the demand curve DD that is sloping downward from left to right, it means there is inverse relation between price and got the point। ये आपका प्रूव हो गया। पर प्रूव होने के पहले स्टेटमेंट में अपन ने बोले थे, क्या बोले थे, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब बाकी जो फैक्टर्स है वो सबको आपको क्या दिखाना है, एजम्पशन लेना है कि वो सब क्या है, कांस्टेंट, वरना इनके रिलेशन में कभी गड़बड़ हो सकता है। जैसे अक्षय तिथि हो गए या फिर दिवाली हो गए, दिवाली में भले ही सामानों के चीज़ों का प्राइस ज़्यादा है तो फिर भी लोग ज़्यादा खरीदते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर रिलेशन कैसे प्रूव हो सकता है, व्हेन प्राइस राइज डिमांड फॉल होना चाहिए। पर दिवाली में क्या हो रहा है, प्राइस राइज होने पर भी क्या हो रहा है, ज़्यादा खरीद रहे, तो प्रूव नहीं हो रहा है ना। तो उसके लिए अपन ने क्या किए थे, सारे फैक्टर को क्या रखे थे, कांस्टेंट रखे थे। तो अपने को ये लॉ करते वक्त अपने को एजम्पशन भी लेना है आप लोगों को, यू हैव टू टेक द एजम्पशंस। पहला प्राइस का तो अपन ने कर लिए, दूसरा क्या था अपना, पॉपुलेशन। तो आपको लिखना पड़ेगा, इट इज assume that the size of the population of country remain constant। मतलब आप लोगों को क्या एज्यूम करना पड़ेगा कि इट इज एज्यूम दैट द साइज ऑफ द पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट, मतलब देश में पॉपुलेशन ना बढ़ा है ना घटा है, कांस्टेंट है। अपने को सारे फैक्टर्स को, जैसे पॉपुलेशन हो गया, उसके बाद क्या आएगा, इनकम, इनकम का भी अपने को दिखाना पड़ेगा, द इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। उसी तरह क्लाइमेट का दिखाना पड़ेगा, द क्लाइमेट ऑफ द पर्टिकुलर एरिया रिमेन कांस्टेंट। फिर द कल्चर of the particular country remain constant, the fashion of the consumer remain constant। मतलब सारे पॉइंट्स को जो बचा है, क्योंकि अपन ने स्टेटमेंट में ही लिया था, क्या लिया था स्टेटमेंट में, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस एंड डिमांड का क्या है, इनवर्स रिलेशन है, जब सारे फैक्टर क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो यहां पर अपना ये लॉ ऑफ डिमांड कवर हुआ। ये आंसर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके 12th वालों के लिए ये कंपलसरी बोर्ड क्वेश्चन है। तो आई गेस आप लोगों को पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन मिला रहेगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई रहेगी। आप लोग बहुत ही अच्छा फीडबैक दिए मेरे लास्ट वीडियो को, आपने बहुत अच्छा प्यार दिया मेरे वीडियो को, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा।
और मैं चाहता हूँ कि आगे और भी वीडियो जो मेरे आएंगे वो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा एंड आई विल वर्क फॉर यू। तब तक के लिए आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहिए, क्योंकि हम मेहनत करते हैं तो हमको लाइक्स मिलेगा तो और भी मेहनत करने का उत्साह मिलेगा हमें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका एक लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन साबित होगा। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।